सर सबसे पहले आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई सर। डॉक्टर्स डे चूँकि आज राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से, ऐसे में सर देश के तमाम डॉक्टर्स को, खास करके तमाम मरीजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर्स डे विश करने के लिए धन्यवाद। मेरा ये सुझाव रहेगा कि मेरी स्पेशलिटी है, मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। किडनी के रोगी और जो नॉर्मल जनता है उनके लिए भी मेरा एक दो सुझाव रहेगा जो उनको डॉक्टर्स के पास आने से ज़्यादा डॉक्टर से मिलने में ये करेगा कि डॉक्टर से ज़्यादा मिले नहीं। वो है कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। 2-3 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने किडनी के रोग के बारे में जान सकते हैं, या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि आपको कोई किडनी की बीमारी है कि नहीं है। 2 सिंपल टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिन रूटीन का टेस्ट और एक होता है KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर कोई भी 40 साल की उम्र से ज़्यादा का है और स्पेशली वैसे लोग जिनको कि बीपी है या शुगर है, इन दोनों रोगों से ग्रसित है, उनको ये जांच ज़रूर करानी चाहिए। उसके बाद हर साल ये जांच दोहरानी चाहिए जानने के लिए कि उनकी किडनी में कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आप लोग उसको करते हैं वर्ल्ड किडनी डे और इस हिसाब से, और कल आपके एक मौर्या हॉस्पिटल का जो उद्घाटन सुपर स्पेशलिटी, उसके बारे में हम जनता को क्या कहेंगे? मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो नई जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं उनसे लैस है, जिससे कि और उससे बहुत सारे रोगों का जो स्पेशली वैसे मरीज जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है उनका इलाज करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है। वहाँ पे अभी फ़िलहाल मॉड्यूलर ओटी और जल्द ही आयुष्मान की सेवा वगैरह भी उपलब्ध होने वाली है। तो अच्छा केयर कम दामों में, स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। डॉक्टर साहब, किडनी से संबंधित अभी बहुत यंग जनरेशन को बीमारी आ रहा है, उससे बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जनरेशन को? एक जो सबके लिए होगा सुझाव जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, वो होगा कि आजकल की जनरेशन बाहर का जो फास्ट फूड खाती है, स्पेशली वैसा खाना जिसमें नमक और तेल वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो थोड़ा नमक से परहेज रखें। नमक ज़्यादा लेने से हाइपरटेंशन वगैरह दिक्कतें जो होती हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आती हैं, स्पेशली यंग जनरेशंस में। हाइपरटेंशन जो है वो किडनी प्रॉब्लम के सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, और जो मोस्ट कॉमन कॉज है जिससे कि बहुत ऑलमोस्ट 7% to 10% इंडिया ग्रसित है, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ सबसे कॉमन कॉज है किडनी की दिक्कतों का। तो अगर यंग जनरेशन पहले से ही अवेयर रहेगा ना कि अपना वजन नहीं बढ़ने दें ना, और अपने अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को शुगर की, तो अपनी रेगुलर शुगर की जांच कराते रहें, तो उससे हम लोग जल्दी बीमारी को पकड़ सकते हैं और उस चीज़ को कंट्रोल करने के करके हम किडनी के रोग से बच सकते हैं। एक और सवाल रहेगा सर, चूँकि आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आखिर लोग कैसे समझें कि हमारा किडनी खराब हो चुका है, क्या उसका लक्षण? देखिए, सबसे पहले जो मैंने शुरू में ही बताया है जी कि जो पेशेंट्स डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या जो पेशेंट्स बीपी की बीमारी से, सबके घर में कोई ना कोई तो होता ही है इस बीमारियों से ग्रसित, बहुत कॉमन बीमारियां हैं, उनको हमेशा रेगुलर अपने किडनी की जांच करानी चाहिए। 2 बहुत कॉमन बहुत सस्ते टेस्ट हैं, एक KFT किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरा यूरिन रूटीन ना। ये हम रेगुलरली कराना चाहिए। हर साल में जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको हर साल ये जांच करा लेनी चाहिए, ठीक है। उससे कम से कम हमें ये पता चलेगा कि किडनी अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरे कुछ बीमारियां होती हैं किडनी की, सिर्फ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से किडनी खराब नहीं होती। यंग लोगों में जिनको ये सब कुछ नहीं होता है उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो किसी को भी अगर पैर में सूजन आ रही हो ना, पेशाब में झाग आ रहा हो, सुबह उठने पे आँख के चारों तरफ सूजन,
और दिन भर अगर चलते रहते हैं तो पैर में सूजन, इस तरह का अगर प्रॉब्लम्स आ रहा हो, किसी को हीमोग्लोबिन घट गया हो ना, और कोई कारण नहीं पता हो कि हीमोग्लोबिन क्यों घटा, वैसे लोगों को थोड़ा सचेत होना चाहिए और किडनी की जांच करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। सर आज समस्त देशवासियों खास करके समस्त डॉक्टर आज डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स डे की आपके बहुत बहुत बधाई सर। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम मरीजों को और ख़ास करके डॉक्टर्स को आपकी तरफ से? थैंक यू। मैं डॉक्टर राहुल चौधरी हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और थैंक यू फॉर योर विशेस। मैं अपनी तरफ से भी डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं सारे डॉक्टर्स को देना चाहता हूँ। ये 1 जुलाई एवरी ईयर पूरे भारत में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर BC रॉय का है 1 जुलाई को, सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उन्हीं के कमेमोरेशन में सारे डॉक्टर्स को एंड नेशन के हीरोज़ को सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। तो इस बार का थीम डॉक्टर्स डे का है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, है ना। जो डॉक्टर्स को कौन जो है हील करते हैं। डॉक्टर्स बहुत ही स्ट्रगल के थ्रू गुजरते हैं पेशेंट्स ट्रीट करने में, चाहे वर्किंग आवर्स हो एंड स्ट्रेस फिल्ड लाइफस्टाइल। तो उनको हैंडल करने के लिए कौन देख रहा है, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो बेसिकली पब्लिक एंड फैमिली को रीच आउट करना है, अपने जो भी फैमिली में डॉक्टर्स हैं। एंड समटाइम्स बहुत ही फेमस डॉक्टर्स हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करते हैं, बट पर्सनल लेवल जो है दे माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो उसमें जो है सपोर्ट करना एंड हेल्प के लिए रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर कोलीग्स को यही बोलना चाहता हूँ दैट अपने फ्रेंड्स को से कांटेक्ट रखें, लोगों से बात करें, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो ऑलवेज सीक हेल्प, ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। वी नो दैट यू आर प्रोफेशनल्स, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल्स को भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, डॉक्टर राहुल सर, आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अभी इन दिनों कैंसर बहुत चरम सीमा पे इंडिया में है। लोग खान पान क्या सब दिक्कत है, थोड़ा बताएंगे कैसे हम लोग रहें, उससे बच के रहें, अवेयरनेस इसके बारे में हमारे दर्शक को बताएंगे। कैंसर की समस्या जो है दिन ब दिन ऐसा देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। पटना इटसेल्फ जो है, पहले सिर्फ महावीर कैंसर संस्थान था यहाँ पे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब खुल गए हैं। IGIMS, एम्स पटना, ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जहाँ पे कैंसर की व्यवस्था, कैंसर ट्रीटमेंट की व्यवस्था शुरू हो गई है। एंड कैंसर हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट सेक्टर्स में खुले हैं। यहाँ भी अपना हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट का व्यवस्था शुरू हुआ है जी। नाउ दिक्कत ये है दैट जो हैबिट्स हैं पॉपुलेशन में, जैसे कि स्मोकिंग, है ना, टोबैको कंजम्पशन, गुटखा कंजम्पशन इन एनी फॉर्म जो है, टोबैको किसी भी प्रकार के किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम करते हैं, वो कैंसर को प्रमोट करती है। क्योंकि कैंसर में टोबैको में मोर देन 80 कार्सिनोजेंस हैं। वो कार्सिनोजन मतलब कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। एंड एक ये हो गया। दूसरा व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, लोग जो है बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे घर में मतलब बैठ के टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, चलना फिरना कम हो गया है लोगों का। कुछ तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोग चलना नहीं चाहते हैं। दूसरा, जब भी कहीं पे हैं तो एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से जो है कैंसर में, जैसे स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर विमेन में जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज यही है, बिकॉज ओवर द इयर्स ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर अभी जो है कंट्री में, और यही कारण है। और दूसरा जो है, जो लाइफस्टाइल लाइक यूजिंग हेयर डाइज, है ना, केमिकल्स वगैरह, बाहर का खाना खाना, प्रिजर्व्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का फूड खाना, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को हानि पहुंचाती है। और लॉन्ग रन में लॉट ऑफ थिंग्स कैन कॉज कैंसर, प्रूवन और नॉट प्रूवन। तो वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। खान पान क्या करेंगे, वो फास्ट फूड ये सबको अवॉइड करना है?
यस, जहाँ तक हो सके होम कुक्ड फूड खाना है। यस। डॉक्टर साहब, कल आप लोग का मोरया सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन हो रहा है, राज्यपाल आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? ये हॉस्पिटल जो है हमारी भाभी डॉक्टर शुभ्रा झा जो वो बनाई है हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर करुणेश जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, डॉक्टर अभिषेक रमन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर तनु रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर चारुशीला वो भी हैं यहाँ, एंड उनके साथ साथ मैं भी यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे व्यवस्था जो है मेनली ऑर्थोपेडिक्स, नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी का है। ऑन्कोलॉजी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल में एक सफिशिएंटली बड़ा 12 बेड ICU है और 2 बायोक्लैड अल्ट्रा मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स विद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, विद जो कि इट इज़ नॉट देयर एनीवेयर इन पटना। जिस तरह का इक्विपमेंट और सामान जो हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है, दिस टू टेक केयर ऑफ द विद द इनॉर्मिटी एंड द इम्पॉर्टेंट सर्जरीज जो है हम लोग स्पेशलिटी जो करना पड़ता है। एंड सेकंड थिंग, जब सर्जरीज लंबी होती है, इम्प्लांट्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत खास ध्यान दिया गया है यहाँ पे, और ताकि उसको जो है हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि गवर्नर ऑफ बिहार अग्री किए हैं यहाँ पे, आरिफ खान साहब यहाँ पे आने के लिए रेडी हुए हैं, और डॉक्टर और मंगल पांडे जी भी यहाँ पे आने के लिए रेडी हैं, डॉक्टर शांति रॉय भी आ रही हैं, और बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, गणमान्य लोग आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, एंड ये तो इयर्स एंड इयर्स ऑफ एफर्ट है हमारा जो है ये हाँ। और ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ हम लोग का मोटो जो है, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी विथ अफोर्डेबल कॉस्ट, एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, तो सबके लिए जो है, लेकिन सबके लिए ये अवेलेबल हो सकता है एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बट जो ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। तो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट जो है, ये मोटो है हम लोगों का। तो ये हॉस्पिटल जो सोसाइटी को समर्पित है, और यस, और हमारे सारे स्टाफ एंड कलीग्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज पूरा भारत डॉक्टर्स डे मना रहा है। आप एक डॉक्टर्स होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक डॉक्टर होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, और स्वास्थ्य से बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं है, और डॉक्टर की तौर पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के स्वास्थ्य को मेंटेन करना। सर, कल आप करने जा रहे हैं मोरया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्या कहना चाहिए उस हॉस्पिटल के बारे में? हमने मोरया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी उद्देश्य को लेकर बनाया है कि एक स्वस्थ जीवन सबको मिले, और ऐसे मतलब अफोर्डेबल रेट पे सबको मिले। हमारा मोटो ही है कि अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। और कल हमारे इनॉग्रेशन में हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल साहब आ रहे हैं, और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, और पद्मश्री डॉक्टर शांति राय मैडम आ रही हैं, और वही हमारे अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और हमने बनाया ऐसा अस्पताल कि लोगों को मतलब उच्च स्तरीय जो स्वास्थ्य है वो मिल सके। क्या क्या सब डिपार्टमेंट है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? हमारे पास सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में भी जनरल के ऊपर सुपर स्पेशलिटी पार्ट्स होते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी होगी जो हड्डी से रिलेटेड कैंसर को डील करती है, आर्थ्रोस्कोपी होगी लिगामेंट सर्जरीज के लिए, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया जी, और बाकी फ्रैक्चर्स तो हम लोग डील करते ही हैं। फिर जनरल कैंसर सर्जरी के लिए भी है,
हर तरीके के कैंसर के लिए हमारे पास कैंसर सर्जन है, वेल एक्सपीरियंस्ड कैंसर सर्जन है हमारे पास। और हमारे पास इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट में भी ट्रेंड हैं और हर तरीके की ट्रांसप्लांट मेडिसिन जानते हैं, और डायलिसिस से रिलेटेड सारी हमारे पास सुविधाएं आ रही हैं। और हमारे पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ये रेडियोलॉजी के फील्ड का सुपर स्पेशलिटी है कि पेशेंट का बिना चीरा लगाए कैसे हम लोग सिर्फ सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स कर सकें, वो एक अपने आप में नई तकनीक है। और हमारे पास वर्ल्ड क्लास रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी हैं। हमारे पास जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधा है, जो हमारे पास टॉप 4K मशीन्स है वो दूरबीन से करने के लिए। हमारे पास लेज़र्स हैं और हमने अपना ऑपरेशन थिएटर इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कहीं कोई स्टेरिलिटी का कोई इशू ना है, ओटी क्लीन रहे, इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। प्लस हमारा जो आईसीयू है वो उस तरीके का है जो सिक पेशेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सके। प्लस यही है कि हमारे पास सारे इन हाउस डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इसी विसिनिटी में रहते भी हैं, तो लोगों को सुविधाएं भी सारी मिल जाएंगी। डॉक्टर करुणेश सर, आप एज ए सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप किस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग दर्शकों को बताएंगे? मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मतलब मैं हड्डी से रिलेटेड चीज़ें डील करता हूँ। हड्डी पहले के ज़माने में हड्डी बस एक फ्रैक्चर या जोड़ों के दर्द से रिलेटेड चीज़ें डील करती थी, लेकिन अब ऑर्थोपेडिक्स जो ब्रांच है वो बहुत डेवलप कर चुका है। पहले सिर्फ प्लास्टर वगैरह से ही ट्रीटमेंट होता था, अब लोग सोचते हैं कि हाँ लोग ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेशन जहाँ इंडिकेटेड है वहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो सर्जरी भी डेवलप हुई है। पहले चीरा लग के होता था, मिनिमली इन्वेजिव होने लग गया। और है क्या कि अब लोगों के डिमांड भी बहुत स्पेसिफिक आने लगे हैं। पहले इंडिया में या बिहार में समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स का कुछ खास योगदान बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब हमारे यहाँ से उभरते हुए स्पोर्ट्स वाले लोग उभर रहे हैं। कबड्डी होता है, क्रिकेट होता है, तो अगर स्पोर्ट्स होगा तो स्पोर्ट्स इंजरी होगी, स्पोर्ट्स इंजरी होगी तो उसको डील करने की टेक्निक भी चाहिए। पहले लोग विदेश जाते थे कराने के लिए, फिर हाँ जैसे सफदरजंग, पीजीआई इन सब में होता था, तो हमने वहीं से ट्रेनिंग ली, फिर हमने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, तो वो भी एक अपने में स्पेशलिटी है। पहले स्पोर्ट्स सर्जरी नहीं होती थी, अब स्पोर्ट्स सर्जरी हो रही है। पहले बोन ट्यूमर जब होता था तो लोग पैर काट दिया करते थे, हाथ काट दिया करते थे। ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन था कि कैंसर को जड़ से हटाना है तो लिम्ब को ही हटा देना। वाइड एक्सीजन होता था, वाइड में आप पूरा ही एम्पुटेट कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास वो तकनीक है कि हम बिना लिम्ब्स को काटे हुए इंटरनल प्रोस्थेसिस से ही लिम्ब्स को बचा सकते हैं। वो मैं करता हूँ। जैसे किसी को सार्कोमा हो, सार्कोमा मतलब कि एक खतरनाक किस्म का कैंसर होता है जो बोन्स में या सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है, तो उसमें हम लोग कैंसर को पूरी तरीके से हटा देते हैं और जो कटी हुई हड्डी है उसको कस्टमाइज्ड या फिर 3D प्रिंटेड प्रोस्थेसिस से रिप्लेस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंग को बाहर से नहीं काटना पड़ता है, कृत्रिम अंग जो होता है वो अंदर ही फिट रहता है। तो आदमी बिना अपना लिम्ब लूज़ किए हुए, बिना अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किए हुए कैंसर फ्री रह के ज़िंदगी अपनी जी सकता है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी, ये भी ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी का पार्ट है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसा कि आप जान रहे हैं वो तो काफ़ी दिनों से आ गई है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भ्रांतियाँ हैं बस, लेकिन उतनी कोई बहुत बड़ी सर्जरी है नहीं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ऐसे हुआ था, इनका ख़राब, उनका अच्छा। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंट सिलेक्शन, किसका होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनमें कि रिजल्ट्स इंट्रिंसिकली ख़राब आएंगे, और अगर आप एकदम ही टर्मिनल स्टेज में किसी के पास पहुंचिएगा डॉक्टर के पास, तो आप टॉप रिजल्ट तो एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा वैसे में। लेकिन यही है कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए तो बहुत अच्छी डेवलप कर चुकी है। हाँ, मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि
एक डेबिलिटेटेड लाइफ जीने से अच्छा है कि मतलब प्रेफर कर सकते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। और सिंपल है टेक्निक, ऐसा नहीं है, अब बहुत इजीली वो एक्सेसिबल है, इम्प्लांट्स अच्छे आ गए हैं, अफोर्डेबल रेट पे इम्प्लांट्स हैं। हाँ, थोड़ी महंगे अभी भी हैं मतलब हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, लेकिन हाँ आयुष्मान और बहुत सारी योजनाओं से ये कवर करके लाभ मिल जा रहा है लोगों को। चूँकि सर आयुष्मान का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में लोगों के बीच में एक भ्रांतियाँ चलती है कि हॉस्पिटल में जितना ज़्यादा सुविधा होगा कॉस्ट उतना ज़्यादा गिरेगा। देखिए, तो हम हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे, आखिर ये हॉस्पिटल में क्या सिर्फ अमीरों के लिए जगह रहेगा या गरीब तबके के लोग भी यहाँ आके इलाज करवा सकते हैं? क्योंकि आए दिन प्रतिदिन आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कुछ हॉस्पिटल के कर्मी लोग भी डॉक्टर्स को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। इस पर क्या मैसेज आपका रहेगा? देखिए, मैं एज अ डॉक्टर इतना जानता हूँ कि दुनिया का कोई डॉक्टर अपना मरीज कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा जी। यही तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है जी। हमारे लिए। हमारा मरीज ठीक हो जाए, उससे बड़ा प्रचार क्या ही है। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि अगर मुझे ये लगे कि भाई ये मरीज को कोई दिक्कत होगी और मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इससे मुझे ये पता है कि आगे के और 10 मरीज आने बंद हो जाएंगे, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई मेरा मरीज ख़राब हो। कोई डॉक्टर अपना मरीज ख़राब नहीं चाहता है। जो बदनामी हुई है वो ज़्यादातर हुई है जो आम जनता के लिए जो इलाज कर रहा है वही डॉक्टर है। लोग डिग्री तो देखते नहीं है, ना ही उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं। लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। वैसे में धोखा होना लाजमी है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी पढ़ाई को झोंक दी। शुरू से अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, अच्छी पढ़ाई की। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैंने इतनी मेहनत से अपना जो रजिस्ट्रेशन लिया है उस पर कोई आँच आए। लेकिन क्या है कि आँच का डर उनको नहीं है जिनके पास वो है ही नहीं, डिग्री ही नहीं है। तो वो तो चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आम जनता उनको भी डॉक्टर ही रिगार्ड करके बोलती है एंड बदनामी करते वो हैं। आँच हमारे तक आती है, किसी को पता नहीं होता है। अब देखिए हमारी जो न्यू बाईपास के साइड में बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन रजिस्टर्ड हैं नहीं हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं नहीं हैं, किसी को नहीं पता है। आप कोई चेक करने भी नहीं जाता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा सवाल सीधा है सर कि जितना आपने सुविधा का जिक्र किया ये हॉस्पिटल में, उसको लेकर दर्शक भी हमारा समझना चाहेंगे कि आखिर कॉस्ट तो महंगा होगा इस हॉस्पिटल का। कॉस्ट एक होता है बेसिक कॉस्ट जी, फिर एक होता है कॉर्पोरेट कॉस्ट जी, है ना, फिर एक होता है कि डॉक्टर की थोड़ी कमाई। अब दुनिया में किसी ने पढ़ाई किया है तो वो चाहेगा कि वो थोड़ा तो पैसे कमा ले। जी। फिर होता क्या है कि अब आप जाते हैं कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। जी। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या है कि उसने एक पर्टिकुलर सुविधा दी है ना, वहाँ उन्होंने डॉक्टर्स को हायर कर रखा है। जी। तो डॉक्टर्स के ऊपर ये है कि वो अपनी तनख्वाह भी कमा लें और ऊपर जो उनके बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट मालिक, उनका भी पेट भर जाए। हमने इस अस्पताल में वो जो कॉर्पोरेट वाली सुविधा ला दी है, लेकिन चला हम लोग डॉक्टर ही रहे हैं और हम लोग खुद अच्छे वेल ट्रेंड डॉक्टर्स एंड सर्जन्स एंड फिजिशियंस एंड सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो हम अपनी तनख्वाह कमा रहे हैं, हमारे पास ऊपर कोई हमारे नहीं बैठा है कि हम वो कॉर्पोरेट वाली कमाई किसी अपने ऊपर के मालिक को दें। तो वो चीज़ नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली वो छूट किसको मिलेगी? जी, आम जनता को। आम जनता। तो वो एक कोई भी सर्जरी में एक बेसिक कॉस्ट लगना है। अब जैसे सपोज कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा था जी। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सपोज नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट आता है उसमें कुछ इंडियन इम्प्लांट्स हैं, कुछ फॉरेन इम्प्लांट्स हैं। अब फॉरेन इम्प्लांट्स का जो कॉस्ट है, जैसा कि आपने पूछा कि भाई इस अस्पताल में हम लोग कितनी सस्ती कर सकते हैं सुविधा, तो सस्ती ऐसे हो सकती है कि कोई एक सर्जरी है उसमें एक बेसिक कॉस्ट तो लगता है जी। तो हमें भी लगेगा, हमें भी सामान खरीदना पड़ता है। हमें जितना सामान हमें कॉस्ट में लगेगा उतना कॉस्ट तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। और कुछ मेहनताना होता है। आप एक घर में एसी बनवाते हैं उसमें भी पैसा लगता है, तो शरीर बनवाएंगे तो उसमें तो पैसा लगता ही है। लेकिन क्या है कि वाजिब रेट क्या है?
अब जैसे सपोज कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बता रहा था, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में कॉस्ट कितना हो सकता है ये मैं आपको समझा सकता हूँ। अब नी रिप्लेसमेंट में एक जो इम्प्लांट आता है, इंडियन भी आता है, विदेशी भी आता है, और उसमें कुछ मार्केटिंग गिमिक्स भी बीच में भरे हुए हैं। अब क्या है कि इंडियन इम्प्लांट के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि सस्ता है, उसके अलावा और कुछ खास फ़ायदा है नहीं। उसमें जो बीच का जो ग्रीस वाला लेयर होता है वो हाईली क्रॉस लिंक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं डेवलप हुई है यहाँ पे, तो वो जल्दी घिसने का खतरा रहता है। फिर जो विदेशी इम्प्लांट आते हैं उसमें हाईली क्रॉस लिंक जो इम्प्लांट है, पॉलीमर है, वो मिल जाता है, लेकिन वही है कि वहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है। अब क्या है कि कुछ कंपनीज हैं, उसमें अच्छी कंपनीज है, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, नहीं तो फिर ये होगा कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बट अच्छी जो कंपनीज हैं विदेशी वाली, उनका इम्प्लांट लगभग 78,000 से लेके 96,000 तक पड़ता है। वो तो कहीं पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, चाहे आप सरकारी में कराइए या प्राइवेट में कराइए, वो पैसा तो लगेगा। फिर उसके बाद कुछ सामान लगता है। अब उसमें क्या है कि सामान जितना लगाइएगा पैसा उतना बढ़ेगा। अगर रिकमेंडेड गाइडलाइंस अगर पढ़ लें जॉइंट रिप्लेसमेंट का तो कॉस्ट भागेगा। अब रिकमेंडेड गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको सिर्फ मॉड्यूलर ओटी में करना है, यहाँ पे कि हेपा फिल्टर लगा हो और पूरी जो वॉल है वो क्लैडेड हो, बहुत अच्छे एंटी माइक्रोबियल पूरी तरीके से कवर्ड हो। तो एक मॉड्यूलर ओटी को चलाने का बस बिजली का बिल का कॉस्ट आता है 1,000 रुपये घंटा, ठीक है, और बनाने का कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास आता है एक ओटी को, और उसके बाद जो इक्विपमेंट्स हो गए वो तो अलग है। तो वो पैसा तो आपको रिकवर तो करना ही है कहीं ना कहीं से। तो वही हमारा ओटी का कॉस्ट होता है, सर्जरी का कॉस्ट कि आप रिकवर कर रहे हैं जी। और क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दिया तो बस हो गया जीवन भर के लिए। उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ बस 10 साल होती है मॉड्यूलर ओटी की। 10 साल बाद उसको पूरी तरीके से अपडेट करना पड़ता है, तो आपको उस 10 साल में उस पैसे को रिकवर भी करना है। तो एक और सवाल रहेगा सर, लास्ट सवाल रहेगा कि गवर्नमेंट के तरफ से जो भी योजनाएं चल रही है उस योजना की बात करें, उसमें कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होंगे? जैसे हमने आयुष्मान के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो जल्दी हमारे पास अवेलेबल होगा जी। हमने CGHS स्कीम्स के लिए अप्लाई किया हुआ, वो भी अवेलेबल होगा, और ECHS भी करने वाले हैं, CAPF आयुष्मान भी उसमें जुड़ जाएगा। तो हम गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए प्लस जो हमारे पास जो हेल्थ कार्ड्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले, वो भी हम जोड़ने वाले हैं अपने इंस्टीट्यूट से। सब हिसाब से ही होगा। तो है क्या कि कॉरपोरेट्स कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा दे नहीं पाते हैं। रीज़न बीइंग उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ये वही मैं बता रहा था कि जैसे मैं एक सर्जन हूँ जी, तो मैं अगर मान लीजिए कि अगर कहीं से वो 80-85 हज़ार का नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट मुझे मिल जाता है, तो फिर एक सपोज की सर्जरी में 25-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये लगने हैं, वो अगर योजना से कवर हो जाए तो मैं तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये में भी सर्जरी करके खुश हूँ। मुझे ये नहीं देना है कि किसी को मुझे 1 लाख रुपए अलग से कमा के देने हैं अपने आका को। तो ये एक फ़ायदा है, तो इसलिए हम लोग आयुष्मान से भी यहाँ कर सकेंगे सर्जरी। एक और सवाल रहेगा सर, लास्ट सवाल, कि डॉक्टर्स की टीम की बात करें तो ये हॉस्पिटल में कितने आप लोग मेंबर होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे? हमारे पास मैं डॉक्टर करुणेश हो गया, डॉक्टर अभिषेक रमन हो गए नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर राहुल चौधरी हो गए हमारे ऑन्को सर्जन, डॉक्टर तनु हो गई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जी, और जो हमारी डायरेक्टर हैं वो तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इस एरिया की, बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शुभ्रा मैम हो गई जी, और मेरी वाइफ है वो यहाँ पे अभी गायनी के लिए शी इज़ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड शी विल रिटर्न, वो आएंगे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके, वो ज्वाइन करेंगी। और हमारे पास यहाँ पे जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा है, डॉक्टर जयबोध है, और क्रिटिकल केयर के लिए हमारे पास एक टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, डॉक्टर सुबलेश हो गए उस टीम के पार्ट, और हमारे पास डॉक्टर चंद्रकांत हो गए, हमारे बहुत सारे, और डॉक्टर शालिनी हो गई, पूरी एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर्स की टीम है हमारे पास, और बाकी हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ है सारा
सब कुछ वेल मैनेज। मरीजों की सुविधा की बात करें तो कौन कौन से सुविधा अवेलेबल होगा इस हॉस्पिटल में? जो एक अदर- कॉर्पोरेट जी। में सुविधा मिल सकती है वो मैक्सिमम है हमारे पास। ओटी, आईसीयू, एमआरआई, सीटी सब एक छत के नीचे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे लैब। मैंने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 99% पटना के हॉस्पिटल्स में होता है कि अगर डॉक्टर ने एमआरआई लिख दिया बात तो फिर मरीज को एम्बुलेंस में बैठा के और एमआरआई के लिए ले जाना पड़ता है। और हमारे पास ये भी सुविधा है कि हमारा जो लिफ्ट है वो डायरेक्टली एमआरआई में खुलता है। तो पेशेंट अगर वार्ड से है तो वार्ड से शिफ्ट किया और सीधे एमआरआई में पहुंचा। मैंने एक ही छत के नीचे एक ही सारा छत के नीचे सब कुछ है। एमआरआई हो, एमआरसीपी हो, सीटी हो, और वो भी ऐसा नहीं कि बेसिक ग्रेड का नहीं है, हमारे पास एकदम डायग्नोस्टिक ग्रेड का है, टॉप एपेक्स मशीन है सारी। सर, चूंकि कल महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं, कभी आपने सोचा था कि आपके हॉस्पिटल का ओपनिंग महामहिम राज्यपाल और खास करके स्वास्थ्य मंत्री करेंगे? हमने मतलब सोचा या नहीं सोचा वाली बात नहीं थी। हम सर लोगों ने टाइम दिया, सर ने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए तो सर लोगों के हम लोग बहुत आभारी हैं। और हम लोग वही सोच रहे हैं कि उन लोग जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं उस पर हम लोग खरे उतरे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।